नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूं जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के ले चलते हैं आप सभी को आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अमल, क्षारक एवं लवण पार्ट 1। तो आज हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो उनके हम जो भी कुछ विशेष तथ्य हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आप सभी से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले अम्ल और क्षारक आखिर क्या होते हैं। तो अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। जो अम्ल होते हैं वह खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षारक कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और ये अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। कौन कौन से अम्ल हैं? जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। और उसके बाद में अगर हम क्षारक की बात करें तो क्षारक है हमारे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अम्ल, क्षारक। अम्ल यानी कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षारक कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब लिटमस पत्र, आखिर लिटमस पत्र क्या होता है? तो लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है, जैसे कि हल्दी। तो लिटमस पत्र को सूचक या अम्ल क्षारक सूचक भी कहते हैं। सूचक का मतलब क्या होता है? सूचक मतलब कि इंडिकेटर, जिनसे पदार्थों अथवा अम्ल और क्षारक को अलग अलग पहचानते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जिनसे पदार्थों या कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक को क्या अलग अलग पहचानते हैं, तो इसे ही हम सूचक कहते हैं। और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अम्ल क्षारक सूचक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और दूसरे कृत्रिम सूचक, या कह सकते हैं संश्लेषित सूचक। तो अम्ल और क्षारक की जांच के लिए प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक भी। प्राकृतिक सूचक जैसे कि हल्दी हो गई, लिटमस पत्र हो गया, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पटोनिया, जरानियम। और संश्लेषित सूचक की बात करें तो मैथिल ऑरेंज, फिनाफथलीन। तो अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सिंथेटिक सूचक जैसे मैथिल ऑरेंज, मतलब कि जो संश्लेषित सूचक में मैथिल ऑरेंज और फिनाफथलीन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें तो किसी श्वेत कपड़े पर यानी कि सफ़ेद कपड़े पर जब सब्जी का दाग लग जाता है तो उस पर हम क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं। तब उस जो दाग होता है उसका रंग जो है वो भूरा और लाल जैसे हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम कपड़े को ज़्यादा साफ करें, मतलब अत्यधिक जल से धोने के बाद जब हम देखें तो फिर से पीले रंग का हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि किसी कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाने पर उसे क्षारक से रगड़ने पर उसका रंग जो है वो पीले से भूरा हो जा रहा है। तो हल्दी क्या सूचक है जो अपना क्या है रंग बदल रहा है, और कपड़े पर जो पदार्थ लगाया है वह लगाया है तो उसे हम आसानी से समझ पाएंगे कि ये क्षारक है या अम्ल है। ठीक है, जिसके कारण ये सब हुआ है। तो अगले बढ़ते हैं। अगले हमारा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? कि ऐसे पदार्थ होते हैं, ये कैसे पदार्थ होते हैं
ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है, तो इन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे हम बात करें तो प्याज, लौंग, वनीला, ठीक है, प्याज, लौंग, वनीला आदि, तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में क्या होती है, बदल जाती है, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अपक्रिया, अब हम अम्ल और क्षारक की धातु के साथ अपक्रिया करें तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये जो क्रियाकलाप लिया है हमारी एनसीईआरटी बुक में, पहला चित्र है कि दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया, ठीक है, एवं जलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। तो क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि एक परख नली में लगभग क्या 5 चम्मच सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, ठीक है, और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालेंगे। एक परख नली में हमने 5 ml ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए, ठीक है, और उत्सर्जित गैस को साबुन के बेलन से प्रवाहित करेंगे। जो गैस से उत्सर्जित हो रही है उसको ये साबुन के बेलन के साथ हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। ऊपर मोमबत्ती भी लग रही है, ठीक है। तो साबुन के बेलन में बुलबुले क्यों बनते हैं? जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के हम पास ले जाएंगे, जो मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, और कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3, CH3, COOH के साथ भी ये क्रिया दोहरा के देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि प्रत्येक स्थिति में आप जो हमारा प्रक्षण है वह समान है या भिन्न, ठीक है। जो हमने अपक्रिया की उसमें हमने देखा कि जो अपक्रिया में धातु जो है वो अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन कर रही है। कौन से रूप में? हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन कर रही है, किसका? हाइड्रोजन परमाणु का। और एक यौगिक बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो धातुकार कि अम्ल धातु से अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह क्षार धातु से अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल क्षार की धातु के साथ अपक्रिया क्या बनाते हैं? वो दोनों लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे हमने उदाहरण लिया H2SO4 और जिंक का, चूंकि हमने क्रियाकलाप करके देखा तो हमारा क्या बन रहा है? ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस निकल रही है। जिंक सल्फेट यानी कि जो कि लवण के रूप में है, लवण है। और अगर हम नीचे देखें तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमने जिंक, तो क्या बना रहा है? Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है। अब अगले देखेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अपक्रिया। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो क्रियाकलाप दिया गया है वह इस तरह से दिया गया कि हमने क्या किया, 0.5 ग्राम क्या किया? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 लिया। अच्छा, और क्या किया? HCl मिला दिया, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे हमने लिए सोडियम कार्बोनेट और HCl, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि क्या देखेंगे कि मतलब क्या हो रहा है। और इसी प्रकार अगर हम सोडियम तो अगर हम हमने अभी सोडियम कार्बोनेट और HCl लिया, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl या कुछ मतलब दूसरा अम्ल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर हमें हमने अगर दो हमारी एनसीईआरटी बुक में दो एक ही साथ किए गए कि उन्होंने अलग अलग रखे, तो हमें से क्या मिलता है? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल क्या करते हैं? लवण बनाते। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या तो हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि Na2CO3 हमने क्या लिया था? सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
प्लस क्या बना रहा है 2NaCl, NaCl यानी कि लवण, साधारण सोडियम क्लोराइड, H2O कौन सी H2O जल, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखें और उसमें हम HCl डालें तो क्या होगा हमारा NaCl यानी कि लवण बनेगा, H2O यानी कि जल बनेगा, प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करने पर, जो हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ये जो उत्पादित हो रही है, इसको हम इस गैस को चूने के पानी से प्रभावित करने पर, किससे, चूने के पानी से, तो हम क्या देखेंगे कि CaOH2 को हम प्लस CO2 हमने जब अभिक्रिया की तो क्या दिख रहा है हमें CaCO3 प्लस H2O, यहाँ पर हमें श्वेत अवक्षेप मिल रहा है। हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, पिछले पार्ट में, कि आखिर अवक्षेपण अभिक्रिया या अवक्षेप क्या होता है। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा कि क्या होता है। असल बात में हमारी NCERT बुक में दिया गया है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, या कह सकते हैं चूने का पानी में अगर हम CO2 जो कि निकल रहा है ऊपर अभिक्रिया में उसे प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का एक श्वेत अवक्षेप मिलेगा। ठीक है, और इसमें और CO2 डाला जाए, ठीक है, तो हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूधिया रंग प्राप्त होता है। अगर उसमें और क्या किया जाए, CO2 डाला जाए, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, CaCO3 प्लस H2O मिला, हमने यहाँ पर CO2 और डाल दिया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है CaHCO3, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कैसा है, दूधिया रंग का है। कैसा है, दूधिया रंग का। ठीक है, ये जल में विलय भी है, विलयशील लिखा है, जल में विलयशील यानी कि जल में घुला हुआ। तो चूना पत्थर, अब हम चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के ही क्या है, विविध रूप है, मतलब इसी के रूप है। ठीक है, और सभी जो है धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अगले चलते हैं, अगले हमारा अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी कि परस्पर मतलब कि आपस में अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कैसे करते, तो अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया में हम देखें तो जो अम्ल और क्षारक है वह क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और प्लस जल बनाते हैं, और क्या उत्पन्न करते हैं, जल। तो अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, तो यहाँ पर हमें जब हम अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया करेंगे उनकी, तो हमें लवण और जल मिलेगा। तो हम इसे ही क्या करते हैं कि मतलब इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल जैसे क्षारक की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बना रहा है NaCl, NaOH HCl, NaCl बना रहा है, H2O यानी कि जल बन रहा है। तो यहाँ पर अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया अगर डिफाइन करने को होता तो हम कैसे करेंगे कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, या हम कह सकते हैं, ठीक है, जब प्रबल अम्ल अथवा प्रबल क्षारक क्या एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दे, उदासीन कर दे। क्या कर दे, उदासीन कर दे, यानी कि मतलब उदास कर दे। ठीक है, तो उसे ही उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब प्रबल अम्ल अथवा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं तो उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण पर देखा है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बना रहे हैं, NaCl लवण बना रहे हैं। उन्होंने मतलब एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, उदासीन कर दिया, लवण बन रहा है और जल बन रहा है। ठीक है, अब आया अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया,
और आपको बता दें कि जब हम मतलब एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो हम क्षारक का प्रयोग करना होता है, ताकि वो क्या करता है, अम्लों के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी उदासीनीकरण क्रिया होती है। अब हम बात करें अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? सबसे पहले तो धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होना क्या कहलाता है? धात्विक ऑक्साइड कहलाता है। जैसे कि कैल्शियम सॉरी CaO हो गया, ठीक है, ZnO हो गया, तो ये सब क्या हो जाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या हो गया? धात्विक ऑक्साइड, मतलब कि जिनकी धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो जाना, ठीक है, धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होना। तो क्या बनाते ये धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। जो धातु ऑक्साइड है ये क्षारकीय माध्यम का हो, कैसा होगा? क्षारकीय होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो यहाँ पर जो क्षारक है और अधात्विक ऑक्साइड है वो भी लवण और जल बना रहा है, लेकिन यहाँ पर जो क्षारक है सॉरी जो अधात्विक ऑक्साइड है वो कहता होगा वह अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय में होगा, ठीक है, अम्लीय होगा। तो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड अम्ल क्या बनाते हैं? लवण जल बनाते हैं यहाँ भी। और क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वहां भी लवण और जल ही बनता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो हमने कुछ मेन तथ्यों को देखा कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और जो क्षारक होते हैं वह कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उसके बाद में अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाएं सबके साथ देखी, ठीक है, कि किसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आगे हमारा दिया गया है, ठीक है। आप सभी से मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इससे पहले मैं आप सभी से छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।